द राइज ऑफ प्रभास। बाहुबली से पहले प्रभास सिर्फ एक तेलुगु सिनेमा के सक्सेसफुल एक्टर थे। उनकी फैन फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग थी, मूवीज हिट होती थी, लेकिन उनका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ साउथ तक ही रह जाता था। लेकिन फिर इनके एक्टिंग को और इनके फैन फॉलोइंग को किसी ने अच्छे से यूज किया, तो वो और कोई नहीं, एसएस राजामौली हैं। प्रभास और राजामौली ने मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसे नाम दिया गया बाहुबली, जिसने इंडियन सिनेमा को पूरा अलग करके रख दिया। मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड को तोड़ा और ऑडियंस को कुछ नया देखने मिला। और यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा हुआ प्रभास को। बाहुबली मूवी के बाद यानी कि 2017 के बाद प्रभास सिर्फ तेलुगु सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि वो बन चुके थे पैन इंडिया सुपरस्टार। प्रभास ने इस मूवी में एक राजा का रोल प्ले किया था, लेकिन वो असली राजा बन चुके थे पूरे इंडियन सिनेमा के। उनका फेस हर जगह पहचाना जाता था, ग्लोबल लेवल पे इन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था। और इसीलिए यहाँ पर सबका नजर सिर्फ एक ही जगह पे था कि प्रभास अब अगला मूवी कौन सा करने वाले हैं। फिर क्या था, जब प्रभास के साहो मूवी का अनाउंसमेंट हुआ तो गाइज आप भरोसा कीजिए बहुत बड़ा हाइप क्रिएट हो गया था पूरे इंडिया में। लेकिन प्रभास ने यहीं से अपने करियर की सबसे बड़ी गलती की। द रियल प्रॉब्लम, स्क्रिप्ट सिलेक्शन। साहो मूवी के अनाउंसमेंट के बाद पूरे इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में इस मूवी की हाइप बन चुकी थी। बड़े से बड़े मूवी चैनल्स इस मूवी को कवर कर रहे थे। लेकिन जब मूवी आई और लोगों ने इसे देखा तो लोगों की तरफ से जो रिएक्शन था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा सोचा गया था। मतलब बाहुबली मूवी के बाद आपने जो इतना बड़ा इमेज बनाया था उसे इस मूवी में लाकर पूरा कचरा कर दिया। इस मूवी का बजट 350 करोड़ बताया जा रहा था, लेकिन इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ 430 करोड़ का ही कमाई किया था। एक ऐसा एक्टर जिसने 1800 करोड़ की मूवी दी है, उसके बाद उसने ऐसी मूवी लाके दी जिसका कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 430 करोड़ है। प्रभास यहीं तक भी नहीं रुके। इसके बाद उनकी लाइफ की सबसे बुरी मूवी राधे श्याम निकली। प्रभास की ये पहली रोमांटिक मूवी थी जहां पर लोग यही सोच रहे थे कि यहाँ पर प्रभास हमें कुछ अलग देखने मिलेंगे। लेकिन ये मूवी साहो मूवी को भी पीछे छोड़ दिया था, जहां पर प्रभास की पहली मूवी ये बन चुकी थी जो कि फ्लॉप निकली थी। प्रभास एक एक करके लगातार अपने फैंस को डिसअपॉइंट कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों मूवी के बाद भी उन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा मूवी किया था जिसका बजट था 700 करोड़। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ आदिपुरुष की। इस मूवी के लिए भी फैंस उतने ही एक्साइटेड थे जितने वो बाहुबली के लिए थे। लेकिन इस मूवी ने भी वही करके दिखाया जो प्रभास का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा था। ना मूवी का कुछ स्टोरी होता था, ना कोई रियल एंगल होता था। सिर्फ और सिर्फ एक मूवी होती थी जहां पर प्रभास परफॉर्म करते हुए हमें दिखते थे। बाहुबली के बाद प्रभास ने सिर्फ एक ही बार सही डिसीजन लिया था, और वो था प्रशांत नील के साथ काम करना। प्रशांत नील वही डायरेक्टर हैं जिन्हें कमबैक डायरेक्टर कहा जाता है, और इन्होंने प्रभास का एक बहुत बड़ा कमबैक लाके दिया था मूवी सालार के साथ। यहाँ पर प्रभास उस कैरेक्टर में हमें देखने को मिल रहे थे जिसके वजह से वो फेमस हुए थे। मतलब बाहुबली के लंबे गैप के बाद ऑडियंस ने वापस से प्रभास को उस लुक में देखा था। इस मूवी के बाद भी प्रभास का स्क्रिप्ट सिलेक्शन कुछ खास नहीं था, क्योंकि इसके बाद उन्होंने सिर्फ कल की मूवी ही अच्छी की थी, जहाँ पर कल की मूवी में ऑडियंस ने तो उनको प्यार अच्छा खासा दिखाया। लेकिन ऐसे बहुत से लोग थे जो इस मूवी के बाद भी उनको हेट करते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रभास ने एक फनी रोल किया था। इस मूवी के बाद प्रभास अपने लाइफ की एक और फ्लॉप मूवी किए थे, जो कि था राजा साहब। एज अ प्रभास फैन मैं भी शॉक था कि एक इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बाद आखिर क्यों लगातार ऐसी मूवीज को ये कर रहे हैं। लगातार ऐसी मूवीज को देखने के बाद लोग सबसे ज्यादा ब्लेम करते थे एसएस राजामौली को, लेकिन इसमें एसएस राजामौली की गलती बिल्कुल भी नहीं थी। द थ्योरी अगेंस्ट एसएस राजामौली। देखो गाइज, एसएस राजामौली कोई नॉर्मल डायरेक्टर नहीं है। वो कोई भी मूवी उठाकर, कोई भी हीरो को उठाकर ऐसे ही स्टार नहीं बनाते। वो हमेशा अपने प्लान के थ्रू ही जाते हैं, जहां पर वो ऐसे एक्टर्स को चुनते हैं जो उस रोल के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट हैं। और उनके पास जो मैजिक है, उस मैजिक का नाम है स्टोरी टेलिंग, जो कि राजामौली से अच्छा और कोई भी नहीं कर सकता। वो हमेशा इमोशनली फैन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जहां पर वो अपने हीरो को पहले से ही स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाते। वो कोई ऐसा स्टोरी बना के दिखाते हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा इमोशनली उससे कनेक्ट हो जाते हैं। यही चीजें हुई थी बाहुबली के टाइम पे। वहीं पर अगर आप राजामौली के करियर को देखोगे तो वो तो अपने करियर में ऊपर ही जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जितने भी हीरोज के ऊपर हाथ रखा वो सब के सब नीचे जा रहे हैं। इसमें साफ साफ दिखता है कि गलती सिर्फ और सिर्फ एक्टर ही यहाँ पर कर रहा है, जहाँ पर ऐसे स्क्रिप्ट सिलेक्शन कर रहा है जो कि उसके ऊपर सूट ही नहीं करता। और इसीलिए जो भी फैंस ये कहते हुए दिखता है कि एसएस राजामौली एक पनौती डायरेक्टर है, वो मुझे सबसे बड़ा बेवकूफ लगता है। राजामौली ने तो इंडियन सिनेमा का करियर बहुत ऊपर लेके गया है, जहां पर आज 4000 करोड़ का मूवी बन रहा है और उस मूवी को सबसे बड़ा मूवी बताया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। बाकी अगर हम प्रभास की बात करें तो प्रभास ने अब तक जो भी किया वो तो उनके लाइफ का सबसे बुरा फेज था, लेकिन आने वाले टाइम में उनकी बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज आने वाली हैं,
2027 में आने वाली इनकी सबसे बड़ी मूवी स्पिरिट, जो कि संदीप रेड्डी वांगा के साथ आने वाली है। इस मूवी के बाद वो हमें कल्कि 2 में देखने को मिलने वाले हैं और फिर ये हमें देखने को मिलने वाले हैं सालार 2 में। ये सबके साथ गाइज अब एक और रूमर बहुत ही तेजी से फैल रहा है कि आदित्य धर प्रभास के साथ कोई नया प्रोजेक्ट साइन करने वाले हैं। अगर गाइज ऐसा हुआ तो गाइज आप सोच के देखिए कि वहाँ पर इनकी हाइप कितनी बड़ी लेवल की बनेगी। लेकिन फिर भी अभी भी सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अभी भी आपको ये लगता है कि प्रभास का जो इतना बुरा फेज आया था वो सिर्फ और सिर्फ SS राजामौली की वजह से आया था, या फिर इसमें पूरी गलती प्रभास की थी? ये मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बाकी गाइज अगर आपको ऐसे ही सिनेमा की बातें, फैक्ट्स और रियलिटी के साथ देखना पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसीलिए गाइज मैं आपको फिर से ये बोल देता हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।